आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में आज हम ऐसी लड़की से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कामयाबी कई मायने में बहुत बड़ी है। एक तो आप ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं कि जहां अब से पहले इस तरह की परीक्षाएं पास करने का चलन नहीं रहा है। बच्चे पढ़ते रहे हैं, लेकिन आपने अपने बलबूते एक अहद लिया, उस अहद को आपने पा भी लिया। आपने नीट क्वालिफाई किया है, 633 एयर है आपकी, और इन हालात में पास किया है कि आप अपनी जैसी तमाम उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी है जो ये सोचकर पीछे रह जाती हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनकी माली हैसियत या माली हालत अच्छी नहीं है। हमारे साथ हैं साइमा, जो बरेली में कुतुबखाना में बताशों वाली गली की रहने वाली हैं। आपके वालिद शाकिर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। आप अगर बात करें तो पेशे से टेलर हैं और उन्होंने अपनी बेटी के जो चाहत थी, एक ख्वाब था बेटी का, उसको पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमेशा ही बेटी को आगे बढ़ाने का काम किया। और अगर हम इस पूरे कामयाबी को देखें तो इससे एक बात साफ़ हो जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान लड़की अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, आप साइमा जो हमारे साथ बैठी हैं अपने आप में इस बात की ज़िंदा मिसाल हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। साइमा, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम साइमा है और इस बार मेरे नीट में स्कोर 633 है और ऑल इंडिया रैंक 12,584 है। और मैंने नीट मतलब मेरा शुरुआत बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। थोड़ा मैं साइमा रोकूंगा। साइमा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि बहुत से लोग हार मान जाते हैं। जैसे बहुत आगे बढ़ने के जब वो सफ़र पर निकलते हैं तो बीच में दुश्वारियां आती हैं तो वो हार मान कर बैठ जाते हैं। साइमा इस बात को भी साइमा ने साबित किया है कि हार के बाद जीत होती है। 4 बार आप नाकाम हुई और हर बार आपका हौसला बढ़ता गया, ये सोचकर कि इंशाअल्लाह कामयाब होना है, और उन्होंने कामयाब होकर दिखा दिया है। साइमा, पहले हम आपके थोड़ा सा सफ़र की बात करेंगे। जैसे आपकी पढ़ाई, मैंने जितना आपके बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में पता किया है, उससे एक बात साफ़ हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम शाकिर भाई के भाइयों की बात करें और ख़ानदान के दूसरे लोगों की बात करें तो पढ़ा तो है उन्होंने, लेकिन कभी भी जिस तरह से आपने एक प्रतियोगी परीक्षा पास की उस तरह का माहौल नहीं रहा है। जैसे आपकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, कब आपको उस दौरान ये लगा कि आप जो है अब एक बड़ा टारगेट पूरा करेंगी? मैं अपने डैडी को देखती थी, वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और बचपन से ही था। मतलब वो तो छोटे छोटे होते हैं हम लोग के, डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब मैं 12th पास किया तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि मैं कहीं मतलब थोड़ा सा डगमगाई थी अपने आगे को लेके कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा सोचा मैंने, फिर मैंने डैडी को बोला भी था कि मैं कुछ और ले लेती हूँ। फिर डैडी ने बोला नहीं, जो तुमने बचपन से सोचा है तुम वही करोगी। नहीं, बचपन में आपके ख्याल ये कैसे आया कि आप डॉक्टर? डैडी को मतलब छोटे थे हम लोग, डैडी मुझे सामान दिला के लाते थे, फिर मैं डैडी को चेक करती थी स्टेथोस्कोप लगा के, और उससे तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे पेरेंट्स का भी सपना है, तो जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरा ये नीट क्रैक करना और इतना साल देना ये इसीलिए था क्योंकि मैं चाहती थी कि जो इन लोगों ने सपना देखा है वो पूरा हो, जो मेरे थ्रू देखा है। डैडी ने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए मैंने जितना ज़्यादा, मतलब वही होता है ना, जिसके पास जो नहीं होता उसको कदर होती है। तो डैडी ने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने जितनी ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो उसी टाइम से मुझे लगा था नहीं, अब तो मुझे करना ही है। तो पहली बार मैंने नीट दिया था तो मेरे मार्क्स बहुत कम 180 थे। लेकिन तब भी मेरे डैडी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं कर पाओगी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहला साल था, यूपी बोर्ड से हो, हिंदी में था और तुमने सब इंग्लिश में दिया है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट जब आपने किया जी, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी की थी? फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने किया था तो उसके लिए मैंने तैयारी पूरी मेहनत से की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से? मैंने यहाँ पे बरेली में ही ओमेगा क्लासेस से स्टार्ट किया है। मोहम्मद कलीमुद्दीन जो हैं वो उसके एमडी हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और रवि सर जो हैं वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो मेरी स्टार्ट जो हुआ था वो ओमेगा क्लासेस से हुआ था, तो मैं यहीं पढ़ती थी। पूरा प्रॉपर पढ़ा भी है मैंने, मतलब सब अच्छे से। लेकिन वही था कि मैंने सब सोचा था कि मुझे हिंदी में नहीं करना है, करूँगी तो अब इंग्लिश में करूँगी। तो मुझे उस टाइम एनसीईआरटी मेरे पास पहली बार आई थी। मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी थी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो जब वो एनसीईआरटी आई उसमें सब इंग्लिश में था, तो मुझे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था वो पढ़ने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, 2 साल तक मुझे वो एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आई
कि क्या लिखा है, मतलब मैं वो लाइनें अंदर ही नहीं ले पाती थी। याद करना मैंने कभी याद करके कुछ नहीं करा, हमेशा समझ के करा है। तो वो जब मुझे समझ ही नहीं आता था क्योंकि इंग्लिश में है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन सब ने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट हुआ 280 आए, तीसरे अटैम्प्ट में 379, फिर जंप हुआ मेरा 556। उसके बाद मेरे फिर वही था कि बायो की एनसीईआरटी में मेरे नंबर जो हैं वो कम रहे, मतलब मैं पढ़ पा नहीं रही थी और जब पेपर देकर आ रही थी तो 360 आते हैं बायो में, है वेटेज उसी का रहता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेरे बायो में 300 भी क्रॉस नहीं हो रहे थे। तो फिर जब मेरे 556 आए थे 2022 में, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि जो है तुम कानपुर में न्यू लाइट कोचिंग है वहाँ पे ट्राई करो, बायो की बहुत मानी हुई कोचिंग है वो। तो फिर मैंने कानपुर 2 दिन में मैंने डैडी को बोला, डैडी कभी पीछे ही नहीं हटे कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। जब भी कुछ कहा उसके बारे में बहुत अच्छे से सब सर्च किया, उसके बाद ये नहीं कुछ कहा और भेज दिया, नहीं सर्च किया पूरा। डैडी ने सर से भी पूछा था कि माहौल कैसा है, कैसा वहाँ पे सब कुछ है। फिर उसके बाद हम लोग कानपुर गए तो वहाँ पे एसपी सिंह सर हैं, तो वहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने वहीं पे ही फिर लास्ट ईयर प्रिपरेशन की। तो सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग रिपीटर्स थे। तो हर कोई रिपीटर्स को अलग से देखता है ना कि रिपीटर्स हैं, और टॉप रैंक तो सिर्फ फ्रेशर ही लाते हैं या बड़ी बड़ी कोचिंगों वाले लाते हैं। और फिर फाइनेंशियल भी था, लेकिन उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया हमारे। साइमा, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, चूँकि आप वालिद के बारे में अपने बता रही हैं, तो वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई, क्या लगा आपको इस बच्ची में अपनी? जैसे आप बता रहे थे कि 3 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चों में सबसे बड़ी हैं ये साइमा, और जिस तरह से चूँकि हालात हैं और अब जिस तरह तमाम चीज़ें बदल रही हैं, एक तरफ तो आपके सामने चुनौती ये थी कि घर चलाना था और दूसरे इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करना था, तो किस तरह से आपने ये सब मैनेज किया? ये ऐसा है, देखिए मैं तो पढ़ नहीं पाया, तो हमारा काम ये था, मैंने यही सोचा कि अपने बच्चों को आगे पुश करना है, बस आगे जितना भी ये बढ़ा सकते हैं बढ़ जाएं। हम तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जैसा जैसा ये बोलती गई हम उसमें उनको साथ देते चले गए और आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले गए। जैसे 3 बार या 4 बार में उसने कोशिश की और नाकाम हो गई, तब आपको नहीं लगा कि थोड़ा सा अब पीछे आ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, ये यूपी बोर्ड से थी, ये तो मैं भी जानता था इस बात को, क्योंकि इन्होंने जब मुझसे कहा कि डैडी मुझे डॉक्टर बनना है, तो एक बड़ा काम था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा काम था। तो अब यूपी बोर्ड से एकदम सीबीएसई को कैच करना ये एक बड़ा टफ काम है। तो ये मैंने सोचा कि इनको साथ में पैरेलल बीएससी, बेटा आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, आपके ये 3 साल इधर निकल जाएंगे, आप 3 साल में उसको कवर कर लोगे अच्छे से। पर वही सोच करके मैंने उनको आगे पढ़ाया। अब एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, दूसरे में करेंगे, दूसरे में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरे में करेंगे। करना है आपको, करना है तो करना है। थोड़ा यही पीछे को हटी, किसी टाइम इसको थोड़ा सा लगा कि अब डैडी छोड़ो, कहाँ तक मैं पढ़ूंगी, मैं तैयारी थी, मगर मैंने कहा नहीं बेटा, करना है तो करना है, आप फिक्र मत करो हमसे। साइमा इस मामले में खुश नसीब हैं कि उन्हें वालिद या वालदैन, जिन्हें हम माँ बाप कहते हैं, उनका इस तरह से साथ मिला कि वो कभी डगमगाए, उनके इरादे डगमगाए तो पीछे जो वालदैन की ज़िम्मेदारी होती है, जो भूमिका होती है, वो उन्होंने ठीक तरह से अंजाम दी। तब अंजाम दी कि जब उनके पास तालीम का वो सरमाया नहीं था, जिसकी बूते ये तमाम चीज़ें समझ में आती हैं। तालीम की अहमियत, ये कहते हैं कि तालीम जिसने हासिल की है वही समझता है, लेकिन शाकिर भाई ने तालीम नहीं होने के बावजूद अपनी बच्ची के लिए जिस तरह से नीट के लिए इंतज़ाम किया है, वाकई एक मिसाल है कि जिनके पास खुद कुछ नहीं था, उन्होंने तालीमी ख़जाने की अहमियत को समझा और अपनी बेटी को आज इस मकाम पर ले आए हैं। साइमा, अब हम आगे बात करेंगे कि जो आप बता रही थी कि वहाँ पे रिपीटर के लिए किस तरह से वो किया। नहीं, डैडी ने एक बात बोली ना कि मैं पीछे हटी थी, तो मुझे लगता था कि मैं कितना अपने ऊपर डैडी से करवाऊँ, सबको इंतज़ार, फिर छोटे बहन भाई भी हैं, तो फिर इसलिए वो सोच के मुझे लगता था कि अब बस कर देती हूँ। लेकिन वो लगता था हर बार, मैं ये लगता था कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है तो शायद मैं आगे भी पहुँच ही जाऊँगी। तो वही बस वही सोच के फिर वहाँ पर हम लोग कानपुर में गए थे,
तो वहाँ पे जैसे होता है ना, सब जगह रिपीटर्स होते हैं तो थोड़ा वो देखते हैं कि इतने साल हो गए, लेकिन कभी सर ने हमें ये चीज़ फील नहीं होने दी। उन्होंने और हमें अच्छा वो करा कि कोई बात नहीं, रिपीटर्स हैं तो वो हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। मतलब सिंह सर ने तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी अपनी हम लोग को वॉक पे ले जाना, हम लोग के टेस्ट, इतने ज़्यादा टेस्ट करवाए कि जब हम लोग नीट का पेपर देकर आ रहे थे तो हम सर को बोल रहे थे लग रहा है कोचिंग का पेपर देकर आ रहे हैं। और आते ही हमने सर को बताया कि ठीक है सर अब हो गया है। मैं जब आई, मुझे याद है मैं जब निकल कर आई थी सेंटर से तो डैडी बहुत ऐसे देख रहे थे, तो मैं आके थोड़ी हंसी और मेरी आंखों में आंसू भी थे और मैं हंसी भी कि डैडी नहीं हो जाएगा। तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने मार्क्स चेक कर लिए थे, आते ही मार्क्स चेक करे थे मैंने अपने, और फिर 633 ही चेक किए थे और ऑफिशियल के बाद भी 633 ही थे और जब रिज़ल्ट आया उसमें भी 633 ही है। अच्छा, जैसे हम शुरुआत की बात करेंगे, जो शुरुआत की आपकी पढ़ाई हुई वो कहाँ से आपने ली? मेरे स्कूलिंग मेरी साहू गोपीनाथ गर्ल्स सेंटर कॉलेज से हुई है, यहाँ यहीं पे शामतगंज में। उस दौरान भी जो आपकी जो टीचर थी उनसे बात होती थी कि आप इस तरह से बनना चाहती हैं, या उन्होंने आपको कुछ और मोटिवेट किया हो या आपका हौसला बढ़ाया? जी, मेरी क्लास टीचर, मुझे याद है मेरी क्लास टीचर थी साधना मैम। उस टाइम पे उनकी बेटी ने CPMT किया था, जब मैं 11th में थी तो उनकी बेटी ने CPMT क्लियर किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था। अभी मैंने बोला था मैम मुझे भी करना है, तो बोली हाँ करना, तुम कर सकती हो। अभी भी मैं थोड़े दिन पहले मिलने गई थी सारी टीचर से स्कूल में, तो सब लोग यही बोल रहे थे। मैं अपने स्कूल में बहुत एक्टिव रहती थी, कोई भी फंक्शन हो और कुछ भी, तो सारे टीचर्स मुझे अभी भी ऐसे ही जानते हैं। जब मैं गई थी तो सब लोग बस ऐसे ही बोल रहे, हाँ हमें पता था ये लड़की कुछ करेगी, बस सबसे। जब एग्ज़ाम हुआ उसमें, जब आप चूँकि पिछली 4 बार आप इस तरह से नाकाम हो चुकी थी, जब 5वीं आप कोशिश कर रही थी तो आपके मन में किस तरह के ख्यालात चल रहे थे? मैंने खुद को, ख्यालात तो बहुत आ रहे थे लेकिन मैंने खुद को बहुत पॉजिटिव बनाए रखा। मैं, अम्मी डैडी ने मुझसे यही कह के भेजा था, भेज रहे हैं तुम्हें लेकिन तुम्हारा रोना धोना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो अम्मी डैडी सुबह शाम बात करते थे तो वो यही बोलते थे, ये मत सोचना कि पहले जो हुआ हो गया, अपने अभी पे फोकस करो और सब अच्छे से हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करो सब अच्छे से होगा। अम्मी डैडी ने बहुत सपोर्ट किया। अम्मी भी, मतलब मुझे पढ़ाई में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये काम कर दो वो काम कर दो। अम्मी ने फुल सपोर्ट किया है कि हाँ ठीक है तुम जाओ रूम में जाके अपना पढ़ो, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बस था कि मैं थोड़ी चूक हो रही थी, मैं घर पे रह के नहीं पढ़ पा रही थी, कानपुर जाके सिंह सर से मिलके वो भी कंप्लीट हो गया पूरा। अगर हम इस सफ़र की बात करें तो कौन सी बात आपको ज़्यादा वो लगी कि जिसके बूते आपको ये लगा हो कि अब तो हर हाल में ये पास करना है? मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता था कि हमें जब मैं आगे बढ़ूंगी तो जो और लोग हैं जो 4-5 साल में छोड़ दे रहे हैं करके, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो अभी सबको पता चलेगा कि मेरे 4 अटेम्प्ट हुआ है और फिर उसमें मेरा हुआ है, तो उन लोगों को भी हौसला मिलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 साल लग गए तो उसके बाद नहीं हो सकता, फ्रेशर का हो सकता है। हार नहीं माननी होती है, बस लगे रहना होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह उसका फल देता है। अगर आप पक्की मेहनत से और अच्छे से लगे हैं तो आपको हार नहीं मिलेगी, कई बार हारने के बाद कुछ बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो कितने घंटे तैयारी करती थी? जैसे आपने रूटीन अपना किस तरह से सेट कर रखा था कि आपको पढ़ाई के लिए पूरा मौका मिल जाए और तमाम और दूसरे काम भी चलते? मैं सुबह फजर में उठ के नमाज़ पढ़ के उसके बाद से शुरू हो जाती थी। फिर मैं सुबह में 2 घंटे पढ़ती थी, फिर नाश्ता कर लिया, उसके बाद फिर हमारी कोचिंग का टाइम शाम में था तो दिन में पढ़ती थी। मतलब मैं सुबह में मोस्टली फ़िज़िक्स पढ़ती थी क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स पसंद है, मेरा फ़िज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो मुझे वो अच्छा लगता था, तो मैं दिन की शुरुआत करती थी। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद में फ़िज़िक्स पढ़ने बैठ गई, नाश्ता किया, तब उसके बाद भी पढ़ती थी। कुछ देखना हुआ लेक्चर वगैरह ऑनलाइन या फिर कुछ भी, उसके बाद थोड़ा सो गई दिन में खाना खा के आधा घंटा, उसके बाद कोचिंग चले जाते थे, 7-8 बजे आते थे, फिर अपना वही जो भी पढ़ने को है, बायो है, केमिस्ट्री है, पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर लगभग 12 बजे तक पढ़ती थी मैं, इससे ज़्यादा नहीं, फिर सो जाती थी। तो कितने घंटे आपने पढ़ाई के लिए दिए? मैंने ज़्यादातर घंटे पढ़ाई को ही दिए। मैंने अपने 5 से 6 सोती, 12 से 6 सोती थी रात में, और उसके बाद पूरा दिन बस नमाज, कोचिंग और खाना,
इतना टाइम बस मेरा होता था, बाकी सब पढ़ाई को देती थी। कभी ये ख्याल आता था, जिस तरह से अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो उसमें बहुत कम बच्चियां होती हैं जो आगे जा पाती हैं, जहाँ आगे जाने की वजह, अब तो खैर माहौल जिस तरह से बदल चुका है, अब तो हर वालिदैन अपनी बच्ची को चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं वैसी बेटी को भी पढ़ाएं। तो कुछ आपको ये लगता था, मन में कभी आता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी कम्युनिटी की जो पीछे से सोच चली आ रही है, जिसको लेकर लोग अक्सर कहते भी हैं, वो ठीक होगी? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे से पहले जब मैं नहीं गई थी कानपुर, मैं यहीं रह के पढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों की सोच यही होती है, पढ़ाने को सब तैयार हैं लेकिन यहीं रह के करो। लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, घर में कोई गेस्ट आ रहा है, नहीं भी हम काम करते हैं फिर भी डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई वाला माहौल एक अलग होता है, तो अगर बाहर जाने को कहो तो अक्सर लड़कियों को मना कर दिया जाता है। लेकिन मेरे डैडी ने कभी ऐसा नहीं कहा, थोड़ा डर था उनके मन में, लेकिन वो इस चीज़ को पूरा अच्छे से देख लेते थे कि जहाँ वो भेज रहे हैं तो वो चीज़ हम ओवरकम होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी मुझसे कहा है कि हमारी बेटी का भी वहाँ पे करवा दो, तो इसलिए ऑब्वियसली वो चीज़। अच्छा, अब लगता है कि जिस तरह से लोग पहले ज़रा सा दूसरी बातें करते थे, अब आपने जिस तरह से इसे क्रैक कर लिया है तो लोग अब चेंज हुए हैं। हाँ, क्योंकि वही है ना कि अभी तक मेरी फैमिली में कंपटीशन एग्ज़ाम, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, सब ने पढ़ाई अच्छी की है, सबकी जॉब्स अच्छी हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम पे अभी तक किसी का इतना फोकस नहीं रहा है। तो अब अगर मैं बड़ी हूँ आगे तो अब और भी लोग बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाची की बेटियाँ हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे। तो वो हुआ है, कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है। ये जिस तरह से आपने अब नीट क्वालिफाई किया है तो एक बड़ी कामयाबी तो है ही है। अब आगे आप किस तरह से, कि सिर्फ ये सफ़र जो आपका कामयाबी का है ये MBBS पर पूरा हो जाएगा, या आगे आप कोई इस तरह की और भी कोशिश जारी रखेंगी? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे। जैसे क्या आपके दिमाग में आता है? जैसे बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे हम पहले, हमें लगता है कि अब हम दिल्ली चले जाएं और फिर दिल्ली से लगेगा कि और आगे चले जाएं। जैसे लोग सोचते हैं ना कि दिल्ली दूर है, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनका एक ही लगता है कि अब तो हम यहाँ आ गए और इससे और आगे जाएंगे। जैसे हमारे मन में भी आता है ना कि हम बार स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ें करते रहें कि जिससे हम, जैसे जो हमारे जहन में पीछे खाका चला आ रहा है कि नहीं, एक कामयाब शख्सियत बनना है, एक कामयाब इंसान बनना है, दूसरों की खिदमत करना है। जैसे अगर हम एक एज ए मुसलमान बात करें तो अल्लाह ने बंदों को सिर्फ इस वजह से पैदा नहीं फरमा दिया कि आप जाएं ज़मीन पर और जिस तरह से चाहें वैसे रहें। एक नॉर्म्स किए हैं कि आप खिदमत कीजिए। जैसे सबसे बड़ा, जैसे अगर देखा जाए आप, तो ये है कि खिदमत का जो जज्बा है कि जैसे हम ये सोचें कि हम किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिला दें, या किसी ज़रूरतमंद को अगर उस पर कपड़े नहीं हैं तो कपड़े दिला दें। इस तरह के हमारे जैसे मन में भी ये ख्याल आते हैं कि ये तमाम काम होना चाहिए। तो उन कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये भी रहता है कि हम उस मकाम तक पहुंचें। तो आपके मन में किस तरह की चीज़ें रहती हैं? कि जी, ये सब जो आपने बोला है, जी बिल्कुल, अगर मैं अब यहाँ तक आई हूँ और आगे पहुँचूँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ। लोगों को मुझसे जितना हेल्प मिल सकेगा मैं उतनी हेल्प देने की कोशिश करूँगी। किसी एक चीज़ के लिए नहीं, मतलब जिस तरह से भी मैं बन सकता है, जिस तरह से मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। खुद क्या बनना की क्या तैयारी है? खुद मैं अभी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मेरा एंट्री भी नहीं हुई है कॉलेज में। अभी तो मेरा रिज़ल्ट आया, अभी मुझे वहाँ जाके कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, देखते हैं फिर क्या मन होता है, क्या करते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। अच्छा, भी ये है कि कामयाबी के इम्तिहान भी आगे जो हैं वो जारी रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मुस्लिम लड़कियों की बात करें, और ख़ास तौर से मैं तो चूँकि कवर करता हूँ, चाहे आपका इस्लामिया गर्ल्स सेंटर कॉलेज हो, तो वहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं कि जो अपने बूते, जैसे बहुत सी ऐसी मिलती हैं कि जो ये कह देती हैं कि हम इस वजह से नहीं पढ़े कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास ये नहीं था। लेकिन वहाँ जाओ तो ये लगता है कि जैसे अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं समाज में, इस तरह के लोग हैं, इस तरह की मेहनत अभी ज़िंदा है, अज़्म ज़िंदा है, हौसला ज़िंदा है कि जो हमें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या उन लड़कियों के लिए आपका क्या कहना है कि जो ये सोचकर पीछे रह जाती हैं कि हमारे पास ये नहीं था इस वजह से हम नहीं पढ़े, हमारे पास पैसा नहीं था हम इस वजह से पीछे रह गए। अब तो जैसे सरकार भी कोशिश में है, ये है कि अगर आप में टैलेंट है तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, तो उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
अब कोई चीज़ ऐसी रही नहीं है। मतलब नीट एग्ज़ाम को भी इजी बनाने के लिए अब तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी आ गई है, और नीट हिंदी में होता ही है। वो तो मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही करना है क्योंकि मुझे आगे इंग्लिश में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपको याद आता है कि ये सब एक्सक्यूज़ थे हमारे। तो फिर वो सारी चीज़ें तो फिर मैटर नहीं करती हैं। अगर आपको कुछ करना है और कुछ बनना है तो फिर लगना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर करना पड़ेगा। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह राह खुद ही दिखा देता है कि आपको कहाँ जाना है। कि आप बस कोशिश करो, राह तो बनती जाती है। मैंने भी बस कोशिश की थी और मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, फिर टीचर्स अच्छे मिले, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो फिर वही होता है कि कोशिश करते रहो, रुकना नहीं है। मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ दे के खुद को रोकना नहीं है, बढ़ते रहना है, राह खुद मिल जाएगी। तो आप देखने में थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही हैं, तो क्या पढ़ने में लगी रहती हैं कि अपने बारे में भी सोचती हैं? खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता? अब पढ़ाई में थोड़ा हो गया था, पढ़ाई तो इसलिए हम भी डैडी यही बोल रहे थे कि अब जब तक घर पर हो तब तक अपनी सेहत पे ध्यान दो, पढ़ाई पे लगी रहती हो। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा है बस, और कोई बात नहीं है। शाकिर भाई, अगर जैसे हम देखें कि ये साइमा ने 4 बार नाकाम कोशिश की, तो जब वो एक जैसे आता था, रिज़ल्ट आता था, और अब जब रिज़ल्ट आया है, तो तब किस तरह का आपके मन में ख्याल रहता था और अब किस तरह की खुशी है? थोड़ा सा चाहते हैं कि जो हमें देखने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जब इनका पहले रिज़ल्ट आया करता था तो एक वाकई में मतलब दिल पे चोट लगती थी कि बच्ची ने मेहनत की, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की, रातों दिन तैयारी की, बड़े अच्छे से पेपर दे के आई, और अगर मुताबिक उसके नहीं आया, हमारी मतलब जो सोच है उसके हिसाब से नहीं आया, तो हम यही कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता है। आपने बहुत मेहनत की है, आप आगे भी और मेहनत करो, अभी अंदर है टैलेंट आपके, उसको और बाहर निकालिए। तो हम बजाय हम अफसोस करने के, हमें वहाँ पे अफसोस नहीं दिखाना होता था। अगर हम अफसोस दिखाएंगे तो बच्चे के हौसला टूट जाएगा, हमें उसके हौसले को तोड़ना ही नहीं था। तो हम अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर रखते थे, हम उसको बाहर नहीं आने देते थे। अब जब इनका ये पोजीशन आई इस पेपर की, पास ही की, तो मतलब जो है कानपुर में थे, जब ये अंदर से पेपर देकर आई तो आने के बाद इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आने के बाद इन्होंने कहा डैडी मैंने जंग जीत ली। तो मैंने गले लगा लिया, मैंने शाबाश बेटा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। तो बस यही है, उससे ज़्यादा और खुशी का क्या। ये जो खुशियाँ हैं ये अल्लाह ने दी हैं। सबसे पहले उसका ही शुक्रिया अदा करूँगा मैं, उसी ज़ात का कि जिसने आपको, हमको, सबको पैदा किया है, और सब कुछ उसी की तरफ से होता है। जो वो चाहता है वही होता है, उसने वही खुशियाँ दी हैं जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे अब आपके पास मुबारकबाद देने के लिए लोग आते होंगे, अब लगता होगा कि जैसे एक वो जो पीछे एक ऐसा वक्त था कि जब हमें एक मायूस हो जाना पड़ता था, लेकिन अब एक अल्लाह ने खुशी दी है और लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं, तो अब की जो आपकी खुशी है वो ज़रा सा बयां कीजिए यहाँ पर। देखिए, खुशी तो ये है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और सच पूछें, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं उन खुशियों को बयान करने के लिए। लेकिन मैं एक शख्स और हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर SP सिंह सर का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशी कम है, उनकी खुशी के आगे मेरी खुशी फीकी है। बच्चों के साथ में इतना अच्छा उनका व्यवहार है, इतना अच्छे से वो बच्चों को रखते हैं वहाँ पर। मैं जो भी 4-5 बार गया हूँ कानपुर, न्यू लाइट कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने इनको भेजा था। पहली बार मैंने उनसे फ़ोन पर बात की थी, तो क्योंकि कानपुर का माहौल कुछ ऐसा रहता था कि मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़े रहते थे, इस टाइप से करके था। तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, मैंने सर मुझे ऐसा ऐसा वहाँ पे देखता हूँ, सुनने को मिलता है। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, आपको कोई टच नहीं करेगा। मैं गया तो मैंने यही पाया कि वाकई में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी न्यू लाइट टीम जो है, डॉक्टर SP सिंह सर ने जो वहाँ पर एक न्यू लाइट कोचिंग की जो नींव रखी है, लगभग 45 से 50 साल से चले आ रहे हैं, तो वो एक छोटे से एक मतलब कर्मचारी से लेके SP सिंह सर तक सब बड़े अच्छे से बोलते हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, मतलब लगता ही नहीं है कि ये
बस सारे बच्चे उनको अपने जैसे लगते हैं। अच्छा, जैसे एक छोटे बड़े भाई के रिश्ते होते बिल्कुल। हैं दोनों मजहबों के बीच, वो वहाँ दिखाई दे। बिल्कुल एकता की मिसाल, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं वो, लाजवाब हैं वो सर। मैंने वहाँ देखा, मैंने वहाँ उनके साथ में खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, चाय भी पी है, और उनके साथ रहा भी हूँ। और तो आप तो इसी होली में जाते होंगे और टोपी लगाकर और ये कुर्ता पैजामा पहन। हाँ वही तो वो जो है, मैंने वहाँ ये चीज़ देखी, वाकई में वो एकता की मिसाल हैं, और कोई चीज़ वहाँ ऐसी नहीं है। और हमारे यहाँ बरेली में भी काफ़ी करम फरमा हैं, जैसे कि ज़हीर भाई साहब बेहद यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो भी बहुत हमदर्द हैं बेचारे। उनको भी मैंने देखा है कि कोई भी आ जाए, बच्चा आ जाए, पढ़ने वाला आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई आ जाए, अगर वो उसकी कोई परेशानी है तो उसकी पूरी दिल से हेल्प करते हैं। अच्छा शाकिर भाई, एक बात करें, जैसे आप टेलरिंग करते हैं, तो टेलरिंग जिस तरह से अब चूँकि एक रेडीमेड का एक दौर आ चुका है, तो उसमें जैसे आपका अच्छा बड़ा परिवार है, 3 बच्चे हैं, 2 आप लोग हैं, तो उसमें इस बच्ची के लिए इतना निकालना, इस तरह की सब चीज़ें करना, ये मुश्किल था आपके लिए या लगता था कि ये आसान है? नहीं, ये बहुत मुश्किल, आसान नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का अता है कि वो मतलब जो है कैसे हो गया, कैसे क्या कर लिया। मैंने अपनी बस मेहनत में कमी नहीं की। मैं जानता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आपको सिर्फ मेहनत ही करना है। जैसे मेहनत का मतलब ये है कि मान लीजिए आप दुकान रात 8 बजे तक खोलते थे, आपने उसका वक्त बढ़ा दिया, या उसके अलावा अपने तौर पर कुछ और एफर्ट ऐसे किए, कोशिशें ऐसी की कि जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके? नहीं, अपने जो टाइम होता था उसको मैं ज़ाया नहीं करता हूँ। मुझे टाइम, पंचुअल टाइम है, सुबह मुझे अपना उठना है, फजर की नमाज़ पढ़ना, नाश्ता किया, और जो मेरे पास टाइम है, छोटी बच्ची को मैंने जीआरएम छोड़ा, और उसके बाद जो है सीधा दुकान, अपने दुकान पर जाकर के अपने काम को लग जाना। तो उसको आगे क्या बढ़ाना, क्योंकि रेडीमेड की वजह से काम की पोजीशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन यह है कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे और आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देते रहेंगे, तो वो कस्टमर आपसे कहीं नहीं जाएगा। वैसे तो आज कंपटीशन का दौर है, लेकिन यह है कि अगर आप उसको अच्छा मतलब देते हैं तो वो कहीं नहीं जाता है। तो आपके अल्लाह ताला पूरा करता है। अच्छा, एक तरह से बस एक गुडविल है। हाँ, कि एक अच्छी सोच रखिए बच्चों के लिए, तो फिर अल्लाह वो तमाम इंतजाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तब ये आड़े नहीं आता कि आपकी आमदनी कम है। नहीं, इस तरह से जो कहते हैं ना कि बरकत हो गई, वो नहीं। तो अपने और ख़र्चों पे कंट्रोल कीजिए ना, आप फजूल खर्चे मत बढ़ाइए। आप फजूल खर्चे मत बढ़ाइए, इधर करिए, बच्चों को पढ़ाने में लगाइए आप। मैं कभी इस चीज़ को नहीं रोकता हूँ, मतलब पैसों को कि मुझे इस काम को करना है, इस काम को करना है, सबसे पहले भी रखता हूँ पढ़ाई पर, बच्चे के लिए। शाकिर भाई को आपने सुना, बहुत अच्छी बात की है। जैसे कहते हैं कि अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, अगर 1 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। एक नारा दिया गया था बहुत पहले, और उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह के आपने अभी शाकिर भाई के मुँह से अल्फाज सुने, वो वाकई एक तरह से माहौल बदलने वाले हैं। और ये जो नारा दिया है सरकार ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये उससे मैच करते हैं। और आप ही जैसे लोग इस नारे की अहमियत को समझे हैं और इसको साकार करने में लगे हैं। साइमा के लिए बहुत बहुत दिली मुबारकबाद है, द लीडर हिंदी की भी, कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है अपने बूते। और ख़ास तौर से कि आप ख़ानदान में नहीं, शायद जहां आप कुतुब खाना में बताशे वाली गली में रहती हैं, उसमें पहली डॉक्टर होंगी। क्यों? जी इंशाल्लाह। वहाँ पर अभी तक हाँ, मैं अपने एरिया में पहली ही डॉक्टर होंगी, और अपने पूरे ख़ानदान में भी कोई डॉक्टर कंपटीशन से तो कोई भी नहीं, और MBBS तो नहीं होंगी। और मैं यही चाहूँगी कि आगे और ऐसे लोग आएँ और मेरे ही घर में से और डॉक्टर्स मिले। साइमा, हमारा चैनल देखती थी आप? जी, मैंने डैडी कभी कभी वीडियोस दिखाते थे, मैंने ऐसे प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, लेकिन डैडी ने वीडियोस दिखाई है, डैडी सुनते हैं। मैं बहुत कम न्यूज़ वगैरह मैंने देखी है, इसलिए। आपने उस लड़की को सुना था जो मुंबई में एक लड़की कुरान पढ़ा, उसने तफसीर पढ़ी, कुरान की तर्जुमा पढ़ा और एक IAS बनी? मैंने पूरा नहीं सुना था, सिर्फ न्यूज़ देखी थी कि ऐसा हुआ था। डैडी बताते रहते हैं, सब कुछ बताते रहते हैं, सारी अपडेट देते रहते हैं बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सब कुछ। अच्छा, इसके लिए भी आपके पास वक्त निकालते हैं आपके बच्चों से डायलॉग लगातार जारी रखें, उनको जो देश दुनिया में हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दें? ये तो बताता रहता हूँ मैं इन लोगों को, भाई दुनिया की खबर इनको सब देना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चे तो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को क्या मालूम। या तो वो अगर
पढ़ाई से हट करके इधर उधर देखेंगे, आपके चैनल देखेंगे या और किसी के चैनल देखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप देखते हैं हमारा चैनल? हाँ, मैं तो आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ। जी। क्या अच्छा लगता है हमारे चैनल? नहीं, आपका अंदाज़ ही अच्छा है। नहीं, अंदाज अभी भी आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट के मतलब फूल के मतलब जो है झड़ रहे हैं। तो आप एक बड़े अच्छे मतलब लगे मुझे, सिंसियर पत्रकार जो होते हैं, बहुत मतलब गहराई की बात को अंदर से लाना और बड़े सलीस आसान ज़ुबान में मतलब उसको कहना, और मतलब अच्छा है आपका कुल मिला करके। और जो लोगों को मैं देखता हूँ उससे काफ़ी बेटर हैं। ढेर सारी दुआएं हैं साइमा के लिए कि ये सफ़र इनका कामयाबी का सिर्फ MBBS पर नहीं रुके, ये आगे जारी रखे। और देखिए, कामयाबी जो मेहनत करते हैं, जो अज़्म करते हैं, जो हौसला रखते हैं, कामयाबी उनके हमेशा ये कदम चूमती है। और अल्लाह की जो मदद है वो भी ऐसे लोगों के साथ आती है जो मुश्किल हालात से निकल कर बाहर आते हैं, जिनके दिलों में ये जज्बा होता है कि वो अपनी कौम के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने टाइम से ये सारी बातें थी जो अंदर थी, आज आके मैंने बहुत लंबी, वो होता है ना कि जब जर्नी पार होती है तो उसके बारे में बताने में अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।